Hello guys, I am Ganika and I welcome you all to my channel again. So guys, अब तक हम टेस्ट हमारे 7 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपके सामने आज है टेस्ट 8। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट 8। गाइस, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट यहाँ दिखाना चाहती थी। आई वुड लाइक टू शो अ मोटिवेशनल कोट। वन डे दीज 5 AMs विल मेक यू लेजेंड। एक्चुअली मुझे ये कोट बहुत पसंद आया और आई डाउनलोडेड दिस फ्रॉम Pinterest। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। आप हो सकता है आपको बहुत सिंपल लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक ये कमी होती है, या तो तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है तैयारी है, और दूसरे ऐसे होते हैं जो आधी अधूरी तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे आपको पूरे दिन में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति है जो कि सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के अपनी पढ़ाई शुरू कर दे रहा है, तो उसको आपसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ये डेफिनेट सी बात है। तो इसलिए अगर आप सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं अपनी लाइफ के साथ ये क्या कर रहा हूँ, मुझे रोज़ जल्दी उठना पड़ता है और मुझे सुबह सो नहीं पाता हूँ। तो ये सब बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आप लेजेंड बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन एक विकृत जाति है? तो हमने शुद्ध जाति और विकृत जाति पढ़ी हुई हैं। 7 शुद्ध 11 विकृत जातियां हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक विकृत जाति है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधारो दीच्यवती। इसमें मध्यमा, गंधारी और धैवती तीनों ही क्या हैं? शुद्ध जातियाँ हैं, है ना। और गांधारो दीच्यवती इसमें विकृत जाति है। तो आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुष्पदाति नामक विशेष कीर्ति का वर्णन किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है? एक विशेष कीर्ति इन्होंने बताई, और ये क्या है? बेसिकली स्त्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए ये प्रयोग की जाती है स्त्री चतुष्पदाति। अच्छा देखो, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं उसमें संधि करते हैं। चतुष्पद, इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? चतुष यानी 4, चतुष यानी 4 और पद यानी स्टेप्स, तो 4 स्टेप्स, जिसमें 4 स्टेप्स हों वो क्या है? चतुष्पदाति। तो ये एक विशेष गीति है जिसका वर्णन किस ग्रंथकार द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया है? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भरत। भरत ने अपने ग्रंथ में इस विशेष गीति का उल्लेख किया है जो केवल महिलाओं के लिए प्रयोग की जाती है। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि यदि सेमीटोन की बात की जाए तो अनुपात क्या होगा? सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन एंड सेमीटोन। सेमीटोन अगर जैसे अनुपात है 8/9 का अनुपात होता है, ठीक है, एक 9/10 का होता है। मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन। तो सेमीटोन में कितने का होता है? 15/16। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए, 15/16 अगर है तो वो सेमीटोन होगी। सेमीटोन बेसिकली पाश्चात्य संगीत की बात है, और वेस्टर्न म्यूज़िक में ऐसे टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, मेजर टोन, माइनर टोन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्रोज़न म्यूज़िक की संज्ञा किसे दी गई है? यहाँ जो 4 प्रकार की ये कलाएँ दी हैं, इसमें से फ्रोज़न म्यूज़िक कौन सा है? फ्रोज़न म्यूज़िक की संज्ञा स्थापत्य कला को दी गई है। जैसे जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, और जो भी स्मारक आप कह सकते हैं, है ना, तो वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। तो इसे फ्रोज़न म्यूज़िक की संज्ञा दी गई है। और दी किसने है? फ्रोज़न म्यूज़िक की संज्ञा दी है हीगल ने। हीगल, अब रस वगैरह का जब आप यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें हीगल है, अरस्तु है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इन्होंने ही स्थापत्य कला को फ्रोज़न म्यूज़िक माना है। अच्छा, आत्मा द्वारा अनुभूत आस्वाद ही रस है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है?
कुछ हमारे म्यूज़िक में ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे राग के बारे में हो गया, ये किस ग्रंथ में कहा गया है, किस विद्वान ने कहा है, तो वो स्टेटमेंट हमें याद करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही कहा है कि आत्मा द्वारा अनुभूत आस्वाद ही रस है, यानी जो हमारी आत्मा है वो जो महसूस कर रही है, अनुभूति यानी महसूस करना, अनुभव करना, महसूस करना या अनुभव करना, तो उस आत्मा के द्वारा जो अनुभूत किया जा रहा है वही रस है, ये कहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भट्टनायक। ये कथन किसका है? भट्टनायक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टी.डी. जानोरीकर किस घराने से संबंधित हैं? नेट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस संगीतकार का संबंध किस घराने से है, या इनमें से कौन सा संगीतकार इस घराने से संबंधित नहीं है, इस शिष्य परंपरा में कौन है, कौन किसके शिष्य हैं, कौन किसके गुरु हैं। तो इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों देखो, टी.डी. जानोरीकर जी जो हैं ये किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन सी, भेंडी बाजार घराना। और इनका नाम पूरा क्या था? त्रयंबक राव जानोरीकर। ठीक है, इसलिए इन्हें टी.डी. जानोरीकर के नाम से जानते हैं। ये इनकी इमेज है एक टी.डी. जानोरीकर साहब की, जो भेंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वानों द्वारा विभत्स या भयानक रस के प्रदर्शन हेतु किस स्वर के प्रयोग का वर्णन किया गया है? तो जैसे कि कोई भी सीरियल है, कोई मूवी है, कोई गाना है, कोई राग है, तो जिसमें विभत्स रस का वर्णन करना है, भयानक, आपके सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाए जिससे आप डर जाते हैं, आपके मन में भय का संचार होता है, अगर उस रस का वर्णन करना है तो आपको किस स्वर को प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि डायरेक्ट रस की उत्पत्ति हो और मन में भय का संचार भी हो। ये एक रसों में स्वरों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता था। जैसे कि वीर रस की अगर हम बात करें, ठीक है, वीर रस में अगर उसी प्रकार के स्वरों का, उसी प्रकार की धुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वीर रस का संचार नहीं होगा, ये डेफिनेट बात है। इसलिए जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, आनंद आरंभ हो प्रचंड, मैं शब्द भूल गई, लेकिन आरंभ हो प्रचंड ये एक सॉन्ग है, मैं बहुत सुनती हूँ इसे, और वाकई में जब आप इसे सुनेंगे तो मन में मोटिवेशन आता है कि हाँ, हमें कुछ करना है। तो आप इसे सुन के देखिए, आरंभ हो प्रचंड बहुत फेमस है ना। और जो भी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है उन्हें सुनना ही चाहिए ये। तो जैसे इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिस स्वरावली का, जिस धुन का प्रयोग किया गया है, उससे वास्तव में मन में उसी रस का संचार भी होता है। तो इसलिए संगीतकारों द्वारा कहा गया कि अगर हम उसी स्वरों का प्रयोग करेंगे तो मन में उसी रस का भी संचार होता है। इसलिए इन्होंने विभत्स यानी भयानक रस के प्रदर्शन हेतु दैवत स्वर को चुना है। अगर दैवत स्वर का प्रयोग किया जाता है तो मन में विभत्स रस का या भयानक रस का संचार होता है। और इससे, अच्छा ये तो रस हो गया, अब रस से एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। तो इस विभत्स रस से स्थायी भाव क्या उत्पन्न होगा? इस विभत्स रस से स्थायी भाव उत्पन्न होता है जुगुप्सा का, जुगुप्सा या भय। निम्न में से किस संगीतकार द्वारा अपने ग्रंथ में ग्राम राग शब्द का प्रयोग किया गया है? जब भी कोई इम्पोर्टेंट कोई रचना हुई और फिर उसके बाद उससे बहुत सारी चीज़ें निकली तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे इतिहास है ना। अब इतिहास की अगर कई शाखाएं निकलेंगी तो इतिहास इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसे किसने बनाया। इसी प्रकार जैसे ग्राम राग है तो ग्राम राग शब्द का प्रयोग किसने किया, क्योंकि इसके बाद फिर आगे बहुत सारी चीज़ें चली। तो ग्राम राग जो ये शब्द है इसका प्रयोग अपने ग्रंथों में सबसे पहले मतंग के द्वारा किया गया।
सबसे पहले मतंग के द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन है ए मतंग। दिलरुबा वाद्य आप किस श्रेणी में रखेंगे? कुछ वाद्य होते हैं जो हम नाम से ही पहचान सकते हैं कि ये इस श्रेणी में होगा, लेकिन कुछ वाद्य ऐसे हैं अगर आपने नहीं देखा है, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार ये जो दिलरुबा वाद्य है ये किस श्रेणी में आएगा? इनमें से किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये जो है ये तंत्र वाद्य में आता है। जब भी किसी वाद्य में तारों का प्रयोग किया जाता है तो वो तंत्र वाद्य में आ जाता है। दिलरुबा क्या है? तंत्र वाद्य। ये इसकी इमेज है, आप देख सकते हैं। और ये जो है आप ये देख रहे हैं, ये एक जो छड़ी है, जैसे वायलिन बजाते हैं, वायलिन में इस छड़ी का प्रयोग होता है ना। इसी प्रकार दिलरुबा में भी इसे बजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो हैं ये घोड़े की पूंछ के बाल इसमें शायद प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेर गुरु रविंद्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये क्योंकि रविंद्र संगीत से एक क्वेश्चन बन जाता है, सुरेर गुरु रविंद्र बहुत फेमस बुक है, तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? आपका ऑप्शन है डी कालिदास नाग। अब क्योंकि ये चारों ही रविंद्र संगीत से संबंधित हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑप्शन दिया होता है जैसे भातखंडे हो गए या आपके पलुस्कल जी हो गए, तो फिर भी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन जब चारों ही रविंद्र संगीत से हैं तो पहचानना मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ आपका सही उत्तर है डॉक्टर कालिदास नाग, ऑप्शन डी। तान कप्तान के नाम से प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? पहले संगीतकारों को बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी और उस उपाधि को मतलब इस प्रकार से दिया जाता था, जो उनकी विशेषताएं होती थी उसी के आधार पर उन्हें उपाधि दी जाती थी, है ना। जैसे अहमद जान थिरकवा साहब थे और तो उन्हें थिरकू बोलते थे क्योंकि उनकी उंगलियां तबले पे बिल्कुल थिरकती थी, है ना। तो इस प्रकार से विशेषताओं के अकॉर्डिंग उन्हें उपाधि दे दी जाती थी। तो तान कप्तान के नाम से प्रसिद्ध एक संगीतकार थे जो बहुत बहुत सुंदर तान लेते थे, और ये जो दोनों फेमस थे, इनका सही आंसर ऑप्शन डी आलिया फतू, और ये कहाँ से थे? पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तानसेन के दामाद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? ये भी एक अलग ही उपाधि है, तानसेन के दामाद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो वैसे तो तानसेन के स्वयं के दामाद होंगे, लेकिन ये एक अलग किसी संगीतकार को उपाधि मिली थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तानसेन के दामाद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए हाजी सुजान खां साहब, और ये किससे संबंधित हैं? आगरा घराना। ओके, ऑप्शन ए हाजी सुजान खां। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 12 क्वेश्चंस। आई होप आपने इन्हें सॉल्व किया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि म्यूज़िक की कोई भी थ्योरी से रिलेटेड वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डोंट फॉरगेट ये जो मोटिवेशनल कोट हमने आज पढ़ा, आप अपनी पढ़ाई पे ज़रूर से ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके सुबह उठ के आप पढ़ाई करें, ताकि औरों से ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम मिल सके, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।